हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत बहुपद की घात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को समझने और उनके हल को जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी बहुपद की घात को अंग्रेजी में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं और आप कक्षा 9 में आपके कोर्स में या आपके पाठ्यक्रम में एक चर वाला बहुपद ही है। और जब एक चर वाले बहुपद के लिए हम बहुपद की घात की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि एक चर वाले बहुपद में चर की अधिकतम घात या घातांक ही बहुपद की घात कहलाती है। तो ऐसे में कक्षा 9 के अंतर्गत दिए गए बहुपद में जो कि एक चर वाला बहुपद होता है उसमें हमें केवल यह देखना रहता है कि चर की अधिकतम घात या घातांक क्या है। और जब हमें दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात या घातांक पता चल जाती है तब हम कहते हैं कि यही चर की अधिकतम घात या घातांक उस बहुपद की घात है। तो अब आप बहुपद की घात किसे कहते हैं यह समझ गए होंगे। यदि हम उदाहरण के रूप में किसी बहुपद को लें, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि एक बहुपद है जिसमें लिखा है x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3। यह बहुपद अगर हम देखते हैं तो इसमें चर की अधिकतम घात हमें 5 के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 5 है इसलिए हम कहेंगे कि यह बहुपद या इस बहुपद में बहुपद की घात 5 है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बहुपद को देखें जिसमें लिखा है 2 ऋण y की घात 2 ऋण y की घात 3 धन 2y की घात 8, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर के रूप में बहुपद में y है और y की अधिकतम घात हमें 8 दिख रही है। और इस प्रकार हम कहेंगे कि इस दिए हुए बहुपद में चर की अधिकतम घात 8 है, इसीलिए इस बहुपद की घात 8 है। इसके अतिरिक्त यदि हमें कोई अचर बहुपद 2 इस प्रकार का दिया हुआ हो तो हम इसे 2x की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं x की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए 2 को हम 2x की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। और उस स्थिति में हम यह कहेंगे कि इस 2 में जहाँ पर कोई चर नहीं दिख रहा है, हम जब x की घात 0 इसके साथ लिख लेते हैं तो हम उस स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 0 है। क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है और उसमें चर x हमने माना है और उसकी घात 0 लिखी है। और इसलिए यह 2 में हम कहेंगे कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 0 है, इसलिए यह जो 2 के रूप में हमें बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद की घात 0 है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x की घात शून्य इस प्रकार से लिखा हुआ आप देख रहे हैं। अब यदि हम प्रश्नावली 2.1 की बात करें तो प्रश्नावली 2.1 में आप पहले प्रश्न को पहले देखें और उसे समझने का प्रयास करें। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बहुपद के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की है कि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए और हम जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसमें यही देख रहे हैं कि जो चर की घात है, पहले भाग में जो बहुपद हमें दिया, जो व्यंजक हमें दिया गया है, उसमें जो चर की घातें हैं, यहाँ पर पहले पद में चर की घात 2 है और दूसरे पद में चर की घात 1 है और सातवां पद ऐसा है जिसमें चर नहीं है और वहाँ पर हम चर की घात को शून्य मानकर चलते हैं। और शून्य किस प्रकार क्यों मानकर चलते हैं यह भी हम जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 7 जो यहाँ पर तीसरा पद है जिसमें x चर हमें नहीं दिख रहा है, यानी x हमें नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर चर x की घात शून्य के रूप में है और जिसका मान 1 होता है, इसी कारण हम इसे यहाँ नहीं लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले प्रश्न के पहले भाग में जो व्यंजक दिया गया है उसमें चर की घात पहले पद में 2 है, दूसरे पद में 1 है और तीसरे पद में 0 है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी चर की घातें हैं वे सब की सब ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, अर्थात ऐसे पूर्णांक हैं जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हैं और साथ ही साथ घातें भिन्न में नहीं हैं। इस कारण पहले भाग में जो दिया गया व्यंजक है वह बहुपद है और उसका कारण भी स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसी प्रकार आपके पहले प्रश्न में जो दूसरा भाग है उसके लिए भी इसी प्रकार का तर्क आप दे सकते हैं। पांचवें भाग में जो बहुपद दिया गया है उसके लिए भी आप वही तर्क दे सकते हैं। बस यहाँ पर यह थोड़ा सा भिन्न दिख रहा है कि पांचवें भाग में x की घात 10 लिखा हुआ है, धन y की घात 3 लिखा गया है और धन t की घात 50 लिखा गया है। इसमें 3 अक्षर आए हैं और हम किसी भी एक अक्षर को चर के रूप में ले सकते हैं और इस प्रकार शेष जो अक्षर होंगे वे बिना चर वाले हो जाएंगे और तब हम यह कह सकते हैं कि तब हम यह देखेंगे तो हम पाएंगे, जैसे हम यहाँ पर यदि x को चर के रूप में लेते हैं तो y और t ये अचर के रूप में होंगे और उस स्थिति में ये दोनों ही पद अचर के रूप में माने जाएंगे और यहाँ पर इन सब के साथ हम x की घात 0 के रूप में मान सकते हैं, y की घात 3 के साथ भी और t की घात 50 के साथ भी। और यहाँ पर चर हमने जब x को माना है तो हम देख रहे हैं x की घात यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो रही है जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है और जो शेष पद हैं उसमें x नहीं है, अर्थात वहाँ पर x की घात 0 है, अर्थात वहाँ पर भी चर x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसलिए हम कहेंगे कि भाग 5 में जो व्यंजक दिया गया है वह भी बहुपद है क्योंकि चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हैं। यहाँ पर हम इस
भाग में चर के रूप में y को भी ले सकते हैं और t को भी ले सकते हैं। जिस किसी को भी हम चर के रूप में लेंगे उसके फलस्वरूप हम इसे बहुपद ही मानेंगे और तर्क वही देंगे बहुपद होने के लिए जो हमने चर x को मानकर दिया है। शेष जो तीसरा भाग है पहले प्रश्न में, जिसमें 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2 लिखा गया है, इस व्यंजक को अगर आप देखें तो इसमें वर्गमूल t को हम t की घात 1/2 के रूप में लिखते हैं और इस प्रकार जब हम इसे लिखेंगे तो हमें 3t की घात 1/2 धन t वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम इस व्यंजक को अगर देखें तो हम पाते हैं यहाँ पर चर के रूप में t है और t की घात पहले पद में 1/2 है जो कि जो कि पूर्णांक नहीं है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पर चर t की घात ऋणेतर पूर्णांक नहीं है या पूर्णांक नहीं है। और दूसरे पद में t की घात 1 है, तो चूँकि हम देख रहे हैं कि दिए गए व्यंजक में एक पद ऐसा है जिसमें चर की घात पूर्णांक नहीं है और इसी कारण हम कहेंगे कि दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। और इसके बाद यदि हम पहले प्रश्न के चौथे भाग की बात करें जिसमें y धन 2/y लिखा गया है, तो हम पाएंगे कि इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, y धन 2/y बराबर y धन 2 गुणे 1/y बराबर y धन 2 y की घात ऋण 1/y को हम y की घात ऋण 1 के रूप में लिखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दिए गए व्यंजक में जो दूसरा पद है वहाँ पर चर y की घात ऋण 1 हमें प्राप्त हो रही है और हम इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर चर y की घात ऋणात्मक पूर्णांक है अर्थात ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। और हम जानते हैं कि बहुपद में चर की घात को ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए अर्थात ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए और जो कि यहाँ पर नहीं है। इसी कारण इस प्रश्न में जो अर्थात पहले प्रश्न में जो चौथा भाग है उसमें जो व्यंजक दिया गया है वह बहुपद नहीं है और आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें, जिसमें आप देख रहे हैं अपनी किताब में पेज 38 पर प्रश्नावली 2.1 के शेष प्रश्न हैं। उसमें प्रश्न 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो आप देख रहे हैं पहले भाग में जो बहुपद दिया गया है उसमें x की घात 2 के साथ कोई भी संख्या नहीं है। दूसरे पद में केवल x की घात 2 लिखा गया है और उसके x की घात 2 के साथ और कोई संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार x की घात 2 से पहले कोई संख्या नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उसके पूर्व एक संख्या है। एक को हम सदैव मान लेते हैं जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है और इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर धन 1 x² के साथ x की घात 2 के साथ गुणा में है और इसीलिए हम कहेंगे कि x की घात 2 का गुणांक
1 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस दूसरे प्रश्न के पहले भाग में x की घात 2 का गुणांक 1 है। दूसरे भाग में यदि आप देखें तो लिखा है 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 धन ऋण 1 ब्रैकेट में और फिर x की घात 2 और धन x की घात 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम देखेंगे कि x दूसरे पद में x की घात 2 के साथ गुणा में ऋण 1 है। यहाँ पर ऋण 1 और x की घात 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जब भी दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम वहाँ पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में दूसरे पद में x की घात 2 के साथ गुणा में ऋण 1 है और इसीलिए हम कहेंगे कि x की घात 2 का गुणांक इस बहुपद में ऋण 1 है। और इस प्रकार उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं कि x की घात 2 का गुणांक बराबर ऋण 1। तो दिए गए बहुपद में x की घात 2 का गुणांक ऋण 1 है यहाँ पर। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि पहले ही पद में x की घात 2 है और उसके साथ गुणा में पाई बटा 2 है। पाई बटा 2 और x की घात 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जिसे हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 2 के साथ गुणा में पाई बटा 2 है और इसलिए इसका गुणांक अर्थात x की घात 2 का गुणांक पाई बटा 2 है दिए गए बहुपद में, जो कि दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग में है। चौथा भाग आप स्वयं कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरे प्रश्न में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देने के लिए कहा गया है। तो 35 घात का द्विपद होना चाहिए, अर्थात द्विपद है अर्थात उसमें 2 पद होंगे। ऐसा बहुपद होगा जिसमें 2 पद होंगे और चर की घात उसमें 35 अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 35 घात का द्विपद हमें लिखना है। तो हम कोई भी चर ले सकते हैं, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी चर के रूप में कोई भी अक्षर ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है आप किसे लेते हैं। और इसी प्रकार अगर हम 35 घात का द्विपद लिखेंगे तो उसे 3x की घात 35 ऋण 7 लिख सकते हैं, या y की घात 35 धन 3y लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी इस तरह का 2 पद वाला बहुपद हम लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं। इसी प्रकार 100 घात का एक पदीय बहुपद भी पूछा गया है इसी तीसरे प्रश्न में, अर्थात चर की घात 100 हो, वहाँ पर हमें ऐसा बहुपद लिखना है और एक पद वाला बहुपद लिखना है। तो उसे हम x की घात 100 भी लिख सकते हैं या 9y की घात 100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी एक पद वाला बहुपद हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि हमें प्रश्न 4, जो कि आपका प्रश्नावली 2.0 का चौथा सवाल है, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो मैंने आपसे बताया है कि कक्षा 9 में जो भी बहुपद आप पढ़ रहे हैं वो एक चर वाले बहुपद हैं, और एक चर वाले बहुपद हैं तो उसमें हमें चर की अधिकतम घात को देखना है, और बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो आप देख रहे हैं पहले प्रश्न में चौथे प्रश्न के पहले भाग में जो बहुपद दिया है उसमें 5x की घात 3 है, धन 4x की घात 2 है, धन 7x है, अर्थात 3 पद वाला बहुपद दिया गया है। और इसमें चर के रूप में x है और चर की अधिकतम घात आप देख रहे हैं 3 है, जो कि पहले पद में है। और इस प्रकार हम कहेंगे कि चौथे प्रश्न के पहले भाग में जो बहुपद दिया गया है उसकी घात की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस दिए गए बहुपद की घात
3 है, क्योंकि इसमें चर x की अधिकतम घात 3 है इसलिए। ठीक इसी प्रकार आप अन्य बहुपदों की भी घात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 3 है तो 3 को हम लिखेंगे 3x की घात 0, 3 और 3 के साथ x की घात 0 लिखेंगे। x की घात 0 1 के बराबर होता है, इसलिए हम x की घात 0 लिख सकते हैं। 3x की घात 0 का अर्थ हो जाएगा 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह पे x की घात 0 लिख सकते हैं। 3 और x की घात 0 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात गुणे का चिन्ह है, और x की घात 0 1 के बराबर होता है। और इस तरह से यह एक पद वाला ही बहुपद है और इसमें चर की घात 0 है और यही अधिकतम घात होगी इसकी। इसीलिए 3 जो कि बहुपद के रूप में है यहाँ पर, उसकी घात या बहुपद 3 की घात हम 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात को हम कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ अंतिम प्रश्नावली 2.1 का जो है उसमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला बहुपद जो दिया है पहले भाग में, 5वें के पहले भाग में, उसमें 2 पद हैं। धन और ऋण चिन्ह ही पदों को अलग अलग करते हैं, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक धन चिन्ह आया है बहुपद में और इस प्रकार उस धन चिन्ह से पूर्व जो कुछ भी लिखा है वह पहला पद है और धन चिन्ह के बाद जो कुछ भी लिखा है वह दूसरा पद है। तो 2 पद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 पद वाला बहुपद है। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं बताना है कि ये द्विपदी है कि एक पदी है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं यह आप जान लीजिए। आपने अभी तक शायद हमने इसके बारे में नहीं बताया आपको। जो भी बहुपद घात 1 के होते हैं वे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और रैखिक बहुपद हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घात के जो भी एक घात के जो भी बहुपद होते हैं उनका जब हम ग्राफ बनाते हैं या आलेख खींचते हैं तो हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इसी कारण हम एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन घात 1 का बहुपद है, कौन घात 2 का बहुपद है और कौन सा 3 घात का बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो द्विघाती का अर्थ है 2 घात वाला बहुपद हमें ढूंढना है, त्रिघाती का मतलब है 3 घात वाला बहुपद हमें ढूंढना है, रैखिक बहुपद जो ढूंढना है, रैखिक बहुपद का अर्थ हुआ घात 1 वाला बहुपद हमें ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं इस पहले भाग में, 5वें प्रश्न के पहले भाग में जो बहुपद दिया है उसमें चर की अधिकतम घात 2 है, चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह 2 घात वाला बहुपद है, अर्थात यह द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार दूसरे भाग में जो बहुपद दिया है उसमें चर x की अधिकतम घात 3 है, अर्थात यह त्रिघाती बहुपद है। यहाँ बहुपद की घात 3 है, पहले प्रश्न में बहुपद की घात 2 थी, इसलिए द्विघाती बहुपद था, और यहाँ पर दूसरे भाग में बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार जो तीसरा भाग है 5वें प्रश्न का, उसमें आप देख रहे हैं चर y है और y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात 2 है और इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। चौथा भाग अगर हम देखें 5वें प्रश्न का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो बहुपद दिया है उसमें चर की अधिकतम घात 1 है और इसलिए यह रैखिक बहुपद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक घात वाला जो बहुपद होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है, क्योंकि उसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
इसलिए घात 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए ये चौथा भाग जो है, इसमें जो बहुपद दिया गया है वह 1 घात का बहुपद है, अर्थात रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार 5वें भाग में जो बहुपद दिया है, यहाँ पर चर t की घात जो है वो अधिकतम घात 1 है, और इसी कारण यह भी घात 1 का बहुपद है, अर्थात रैखिक बहुपद है। और छठे भाग में जो बहुपद दिया गया है वह r की घात 2 है, और r की घात 2 को आप जब देख रहे हैं तो आप चूँकि एक ही पद वाला यह बहुपद है और इसमें r की घात 2 है, अर्थात दिए गए बहुपद में चर r की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है, अर्थात ये घात 2 वाला बहुपद है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार 7वें भाग में, जो कि आप 5वें प्रश्न का 7वां भाग है, इसमें जो बहुपद दिया है वह 7x की घात 3 दिया गया है, और 7x की घात 3 चूँकि एक पद वाला बहुपद है और इसमें चर x की घात 3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7वें भाग में चर की जो अधिकतम घात है, चर x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, और इसीलिए दिया गया बहुपद 3 घात वाला बहुपद है, जिसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसलिए 7x की घात 3 त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ उनके हलों को भी समझने का प्रयास किया। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।